हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश भिंडे। बीसीसी पिक्चर 17 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान, ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स को हम लोग पढ़ने वाले। कक्षा 12वीं फिजिक्स में दो भाग है। कितने भाग है? दो भाग, एक और भाग दो। भाग एक को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर पहली यूनिट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसके अंदर हम लोग आवेश को पढ़ेंगे। आवेश बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, आवेश को बेसिक से समझेंगे, ठीक है। इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। हम सबसे पहले आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। आवेश कहते किसको, ठीक है। हमने लिखा परिभाषा, आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म जिसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता तथा उनके प्रभाव को क्या करता है, अनुभव करता। सबसे पहले मैं ये ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर रहा, ये बॉक्स बनाया, ठीक है। ये क्या लिखा है इस बॉक्स के अंदर कि किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मूलभूत गुणधर्म क्या है, ठीक है। जैसे हम यहां खड़ा हूं मैं, मतलब मेरा मूलभूत गुणधर्म क्या होगा? एक मैं वस्तु हूं, मेरा मूलभूत गुणधर्म द्रव्यमान क्या है? मेरे पास द्रव्यमान है। ये मेरे हाथ पे ऐसे ये पेन रखी, इस पेन का मूलभूत गुणधर्म क्या है? तो इसका है सर द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। हम इसको समझते बहुत अच्छे से। उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाऊं, पृथ्वी। पृथ्वी के पास बहुत सारा द्रव्यमान है। पृथ्वी के पास क्या है? द्रव्यमान। हम इसको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए मैं ये ले रहा हूं। पृथ्वी के पास बहुत सारा द्रव्यमान है, तो आप बोलोगे सर पृथ्वी के पास क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या उत्पन्न करता? हम बोलते हैं कि पृथ्वी में बहुत सारा द्रव्यमान है, पृथ्वी के पास द्रव्यमान है, तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता। कौन सा बल उत्पन्न करता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता। पृथ्वी क्या उत्पन्न करती है? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के पास क्या है? तो आप बोलोगे द्रव्यमान। द्रव्यमान के कारण पृथ्वी क्या उत्पन्न करती है? गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करती है। क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करते हैं। फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास भी द्रव्यमान है, पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान है, लेकिन पृथ्वी के पास बहुत सारा द्रव्यमान है, हमारे पास द्रव्यमान कम है। तो हम क्या करते हैं कि अनुभव करते हैं। हम पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है ऐसा अनुभव करते हैं। बिना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम नहीं चल पाते। चल पाते क्या? नहीं चल पाते। जैसे मान के चलो आप किसी छत में चढ़ गए। छत में चढ़ने के बाद आप ऐसे नीचे झांक के देखोगे, आपको ऐसा महसूस होगा नीचे खींच रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है। या तो फिर आप कहीं पे ऊपर टेबल पे चढ़ जाना, फिर ऊपर से आप ऐसे टेबल पे चलना, चलते चलते फिर टेबल खत्म हो जाते, नीचे गिरोगे क्या? तो नीचे पृथ्वी में बहुत सारा गुरुत्वाकर्षण बल है, हमारे पास कम है, इसलिए हमको पृथ्वी नीचे खींच लेती है। खींच लेती क्या? तो हम अनुभव करते हैं। क्या करेंगे? अनुभव करते हैं कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। तो उत्पन्न पृथ्वी के पास बहुत सारा द्रव्यमान है, इस कारण से वो गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करता है, और हमारे पास पृथ्वी से कम द्रव्यमान है, इसलिए हम अनुभव करते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। हम ये ऐसा समझे, वापस पढ़ो इस परिभाषा को। आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिससे यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इनके प्रभाव को अनुभव करता है। सर आप तो यहाँ पे द्रव्यमान लिखा है, यहाँ तो कुछ अलग ही है। तो बेटो हम देखेंगे, अब आवेश को लेके आएंगे। पहले हमने द्रव्यमान था, द्रव्यमान बहुत सारा है तो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हो रहा पृथ्वी में, और हम अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ ऊपर इस वाले कमरे के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इनके प्रभाव का अनुभव करता है। जैसे मान के चलते इसके अंदर आवेश नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, हम क्या उत्पन्न कर सकते? क्या नहीं कर सकते? कर सकते। बिना आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। कर सकते क्या? बिना आवेश के कारण, ठीक है। तो आवेश
होगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और उनके प्रभाव को अनुभव करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे आवेश के प्रकार। क्या देखेंगे? आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? आवेश दो प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो हम लिखेंगे पहला धनावेश। धनावेश को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। हम डायरेक्ट धन लिख दे ऐसा। ठीक। दूसरे प्रकार का क्या होगा? तो एक होता है सर ऋणावेश। क्या होगा? ऋणावेश। ऋणावेश को हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। हम इसको बहुत अच्छे से धनावेश क्यों बोलते हैं, ऋणावेश क्यों बोलते हैं, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग थोड़ा सा एक चीज देखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास एक धन का है, कोई एक वस्तु है धन की, एक और वस्तु है मेरे पास धन की, है क्या? ऐसे अगर मैं बोलूं ये मेरे पास एक कांच की छड़ है, ये मेरे पास एक दूसरी भी कांच की छड़, इस कांच की छड़ के अंदर पॉजिटिव है, इस कांच की छड़ के अंदर भी क्या है? पॉजिटिव। दोनों को हम लोग रेशम के कपड़े से, फिजिक्स से ऐसे कहते हैं, दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो फिर उसको पास में ले जाते हैं तो ये ऐसा चिपकता नहीं है और दूर दूर भगता है। यहां से एक प्रश्न आता है, ठीक है, इस कारण से इसको हम लोग देखना पड़ेगा। तो ये दूर दूर भगते हैं। एक मेरे पास एबोनाइट की छड़ है और एक मेरे पास कांच की छड़ है। कांच की छड़ को और एबोनाइट की छड़ को, दोनों को हम लोग रेशम के कपड़े से रगड़ लेते हैं, फिर उनको पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे के पास में आते हैं, वो ऐसे चिपक जाते हैं। हम इसको भी देखेंगे ये कैसे चिपकते हैं। अभी आपको वीडियो में बने रहना है। मेरे पास एक धन का है, एक धन का है, ठीक है, दोनों धन धन के। मेरे पास एक ऋण का है, एक ऋण का है, मतलब दोनों मेरे पास ऋण ऋण। हम इसको एक तरह से देखते हैं कि एक मेरे पास मेन फेस है, एक मेरे पास न्यूट्रल, अर्थिंग बोलते हैं जिसको। देखा क्या? अर्थिंग। हम दोनों को ऐसे चिपकाएंगे तो चिपक जाएंगे। मैंने यहाँ पे दोनों धन धन के लिए, तो मेरे पास ये भी मेन फेस है, ये भी मेरे पास मेन है, दोनों के ऐसे पास में लाएंगे, चिपकते नहीं है, दूर दूर भगते हैं, ऐसा फिजिक्स कहती। क्या होंगे? ये दूर दूर भगेंगे। अगर मेरे पास एक अर्थिंग है और दूसरा भी अर्थिंग, मान के चलते हैं मैंने धरती में एक लाइट को जलाने, बल्ब जलाने के लिए धरती में एक कोई भी लोहे की रॉड डाल दी, फिर उसके अंदर मैंने एक फेस, एक वायर बांध दिया और उस लाइट बल्ब का जलाने के लिए एक मेन फेस लाना पड़ा। दोनों को जोड़ेंगे तो लाइट जल जाती है। वैसा ही इधर है, एक धन धन के होंगे तो धन धन दोनों जोड़ देंगे, लाइट जलेगी क्या? नहीं जलेगी। तो उसका मतलब ये हुआ दूर दूर भाग रहे। क्या हो रहे? दूर दूर भाग रहे। अगर मेरे पास एक ऋण का है, दोनों अर्थिंग है, दोनों अर्थिंग से लाइट जलेगी क्या? नहीं जलेगी, दूर दूर भगेंगे। कैसे भगेंगे? दूर दूर भगेंगे। तो यहां से एक प्रश्न आता, दो सजातीय आवेश धन धन या फिर दो सजातीय आवेश ऋण ऋण, तो क्या बनता है? तो हम बोलेंगे दो सजातीय आवेश। सजातीय का मतलब क्या होता है बेटो? समान, समान आवेश। कैसा आवेश? समान आवेश। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रश्न आता, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। प्रतिकर्षित का मतलब होता दूर दूर भगना। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, दूर दूर भगना। ठीक है, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। एक प्रश्न यहां से बनता। फिर अगला, अगर मेरे पास एक धन का है और एक मेरे पास ऋण का है, ठीक है, जैसे ही एक मेन फेस और एक अर्थिंग को जोड़ देते लाइट जल जाती, वैसे ही एक धन का और एक ऋण का होता है तो ये एक दूसरे के पास में आते हैं। किस में आते हैं? एक दूसरे के पास में आते हैं। हम इसको देखते हैं, अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसको।
एक में धनावेश, एक में ऋणावेश, ये दो कैसे आवेश है? विजातीय आवेश। कैसे आवेश है? विजातीय, मतलब अलग अलग जाति है, एक धन की जाति और एक ऋण की जाति। विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब क्या होगा बेटो? अलग अलग। क्या होगा? अलग अलग। क्या होगा? अलग अलग। दो विजातीय आवेश है अलग अलग, फिर दो विजातीय आवेश होते हैं तो एक दूसरे, प्रश्न आता, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। आकर्षित का मतलब पास पास में आना, जिससे वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। क्या करेंगे? आकर्षित। अब हम लोग इसको देखते हैं ये कैसे होता आकर्षित। वो ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये कागज के बारीक बारीक टुकड़े ऐसे कर लिए। इस कागज में ऋण आवेश है। कैसा आवेश है? ऋण आवेश। मेरे पास कांच की छड़नी है, मैंने क्या करा, पेन को ले लिया। क्या ले लिया? पेन। तो इस पेन को, आप रेशम का कपड़ा कहाँ लाए, अपन तो क्या करें, बाल में घिस ले इसको। किस में घिस ले? बाल में। ऐसे बाल में इसको घिसेंगे, इसको गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गर्म करेंगे तो इसके अंदर ऐसा घिसना ही जरूर, थोड़े ऐसे ला के चिपका लो, ऐसा नहीं, इसको घिसेंगे तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते। जैसे हम लोग ठंड के दिनों में दोनों हाथ घिसते हैं तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता। वैसा ही इसको हम लोग घिसेंगे तो ये गर्म होगा, इसके अंदर से धनावेश के निकलेंगे। क्या निकलेगा? धनावेश। और इस कागज के टुकड़ों के अंदर क्या है? ऋणावेश है। तो हम इसको दोनों को पास में ले जाएंगे। यहाँ पे लिखा कि सर एक में धन आवेश और एक में ऋण आवेश, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। हम देखते हैं कैसे आकर्षित करते हैं। इसको अच्छे से घिसो, अभी आप लोग भी मोबाइल में आप बैठे बैठे घिसो। ये कांच की छड़ है, तो हम इसके पास में ले गए तो देखो, आप इसको पास में ले गए, ये कैसा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, ये चिपक गया क्या? ऐसा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग चिपका के घर पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये एक धन का है और एक ऋण का विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि, क्योंकि अभी तो हमारा पहला वीडियो आया, बैक टू बैक वीडियो आएंगे अभी, और आप यहां से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं हर एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब हमने आवेश किसे कहते हैं ये तो देख लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम धनावेश, आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो आवेश दो प्रकार का होता है। हमने धनावेश किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती, क्या होती? कमी होती, उसे क्या कहते हैं? धनावेश। यदि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती तो उसे हम लोग कैसे क्या कहते हैं? ऋणावेश। हम ये धनावेश और ऋणावेश ज्यादा होते तो धनावेश आना चाहिए, कमी होती तो धनावेश क्यों आ रहा? हम इसको देखते हैं, इसको देखेंगे। आपको ये हम लोग समझते हैं अब क्या है आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज ये कहता है कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती? इलेक्ट्रॉन के आधार पर, प्रोटॉन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण का आवेश रहता, ऋण चार्ज रहता, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। आप मानते हो? तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है, आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। देखो, ये धनावेश और ऋणावेश को हम लोग देखते प्रूव करके। ठीक है, तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती, प्रोटॉन के आधार पर नहीं। वो भी देखेंगे कैसे। हमारे पास जैसे आपको पता होगा, ये लिख दिया NaCl, ये किसका सूत्र है? नमक का। किसका है? नमक का है। NaCl किसका सूत्र है? नमक। सबसे पहले मैं Na को ले लू। किसको ले लू? Na। Na ले लिया। Na का नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर सोडियम। Na को क्या बोलेंगे? सोडियम। Na, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता?
तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता 11, आपको केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक 11 और उसके परमाणु भार कितने होते हैं, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उसके डबल कर दो। सम संख्या है तो डबल करके रहने दो, विषम संख्या है तो सम करके एक जोड़ दो, वही आता। देखो 11 है, 11 दूना 22, 22 में एक जोड़ दिया कितना आएगा 23। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और सोडियम का परमाणु भार कितना है 23। हम अब देखेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसा आता हो, ठीक है। तो मैं यहां पे बना दूं Na लिखा, यहां से मैं इसको तोड़ रहा हूं। Na में से सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ले लूं। क्या ले लूं, बाहर। सबसे पहले हमारे पास यहां देखेंगे जितने परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन होते। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर, तो आप बोलेंगे 11। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कैसा आवेश रहता, तो आप बोलोगे धन का। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण का सिंबल, ये प्रोटॉन का सिंबल है, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन का, ठीक हुआ क्या। अब हमको यहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते आना चाहिए। मैं आपको रफ सिखा रहा हूं थोड़ा सा। जैसे हम लोग किसी भी संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जैसे मैं पहले वाले कोष्टक में जाता S, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आता, 2s आता। 2s मतलब दूसरे कोष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन जाते, 2। 2s के बाद कितना आता, 2p, और p पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो वो होंगे 6। 6 के बाद कौन आएगा, 3s आएगा, इसमें 2 जाएगा। फिर कौन आएगा, 3p आएगा, 6। ऐसे चलता रहेगा। d आएगा, उसके बाद क्या आएगा, d। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, हमारे पास ये 11 है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s की पावर 2, 2s की पावर 2 और 2p की पावर 6, 6, 7, 8, 9, 10। अब और कौन जाएगा, 3s में कितना, 1। तो 2, 4, 4 और 6, 10, 10 और 1, 11 हो गया। क्या ये 11 सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे निकाल लिए। अब हमको यहाँ पे कोष्टक बना, पहले वाले कोष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो आप बोलोगे 2। दूसरे वाले कोष्टक इतने में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन गए, 6। 6 और 2 कितने होंगे, 8। दूसरे वाले कोष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद तीसरे कोष्टक में कितने गए, 1 गया। कितना गया, 1 ज्यादा हो गया। कितना हो गया, 1 ज्यादा। तो हम देखेंगे यहां से आप इसका क्या कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देंगे। क्या कर देंगे, दान कर देंगे, मतलब किसी दूसरे को दे देंगे। आप यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, तो इसके ऊपर तो सर धन का ही रहेगा। किसका रहेगा, धन का। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, तो इलेक्ट्रॉन को 1 को बाहर निकाले, पहले 11 था, अब कितने बचे, 10 बचे। प्रोटॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं आया, 11 की 11 ही रहेंगे क्या। तो 11 की 11 रहा, 1 यहाँ पे ज्यादा हो गया, ठीक है। 1 ज्यादा हो गया तो अपन क्या बोल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करा अपन ने, दान किया। क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया। तो दान किया है तो अपन क्या बोलेंगे उसको, धनावेश। क्या बोलेंगे, धनावेश। क्या बोलेंगे, धनावेश बोलेंगे इसको। 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया, इसमें अंतर कितना, 1 का हुआ ना। पहले यहाँ पे 11 थे, 11 के बाद 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, कितना बचे, 10। तो ये पॉजिटिव बचे कि नेगेटिव बचे, पॉजिटिव बचे। सोडियम के ऊपर कैसा आवेश रहता, धनावेश रहता। ये यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ के बाद थोड़ा सा एक और ऋणावेश का देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती, हानि का मतलब क्या होता है बेटो, कमी। क्या हुआ, कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो उस पर कैसा आवेश होगा, धनावेश आया। कैसा आवेश आएगा, धनावेश। सोडियम के ऊपर कैसा आवेश है, धनावेश। अब अगला देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कौन बचा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ, क्लोरीन। क्लोरीन देखते Cl, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज रहता,
तो यहाँ पे Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक। क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, ऋण। यहाँ पे सर एक कम क्यों है, देखो एक धन है और एक ऋण है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक को बाहर किया तो धन का है, यहाँ पे ऋण ऋण का चार्ज है। तो देखो अब क्लोरीन के ऊपर परमाणु क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो आप बोलोगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप बोलोगे 17, ठीक। इसके प्रोटॉन कितने होंगे, इसके बोल दोगे कितने, 17, जितने हैं उतने। आप यहाँ पे देखेंगे हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते आना चाहिए, 1s की पावर 2, 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p कितना जा रहा वो देखेंगे। देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 और 6 कितना हो गया, ये 12, 12 और यहाँ पे कितना जाएगा, 12 और 5 17 हो जाएंगे क्या। तो ये हो गया, यहाँ पे 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17। तो पहले कोष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2। दूसरे वाले कोष में कितने गए, 8। तीसरे में कितना गया, तो आप बोलोगे 7, कितना बोलोगे, 7। और P में इस कोष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 की जरूरत है, कितने की, 1 की जरूरत है। तो इसको कितना करना पड़ेगा, 6 बन जाएगा। तो यहां से 1 की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा, ग्रहण किया, तो ये बन जाएगा 8। कितना बनेगा, 8। तो यहाँ पे बन जाएगा इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 18। प्रोटॉन कितना हुआ, 17 ही रहेगा, कितना रहेगा, 17। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो कैसा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। किसा आएगा, ऋणावेश। इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, ऋणावेश, ठीक है। यहाँ के बाद आप समझने लायक है, ठीक है। इसके बाद बहुत हम लोग बेसिक से कैसे पढ़ेंगे, यहां तक आप लोग इसको उतारो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। अब हम लोग क्या करा, इलेक्ट्रॉन की संकल्पना किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। हम देखते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी। आप देखते हैं आवेश की नोट करके लिखना है आपको, क्या करके लिखना, नोट। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन P प्लस के आधार पर क्यों नहीं दी जाती। हम देखते प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कहीं गुना ज्यादा। हम देखते कितने गुना होता, मैं यहां लिख दूं प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। 1837 गुना, कितना होता, 1837 गुना। प्रोटॉन के द्रव्यमान को हम लोग mp से दर्शाएंगे और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को किससे, me से दर्शाएंगे। ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन के कितने गुना, 1837 गुना होता। दूसरा पॉइंट आप क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन P प्लस प्रोटॉन के ऊपर कौन सा बल लगता, नाभिकीय बल लगता। प्रोटॉन के ऊपर कैसा बल लगेगा, नाभिकीय बल लगेगा। और नाभिक में जो बल लगता वो बहुत शक्तिशाली बल होता। क्या होगा, बहुत शक्तिशाली बल होता, वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं आ सकता है, आ सकता क्या। तो ये प्रोटॉन के ऊपर कौन सा बल लगेगा, नाभिकीय बल। दो चीजें याद रखना है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती, तो आप बोलोगे प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। फिर बोलोगे आपकी प्रोटॉन के ऊपर नाभिकीय बल लगता है और ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में सब बहुत शक्तिशाली बल होता। कौन होता, नाभिकीय बल। यहां तक समझ में आया आपको। अब
यहां से कुछ अलग देखने को आपको मिलेगा। यहां तक तो हमने ये बेसिक चीजें थी, अब यहां से कुछ नया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम क्या क्या सीखते हैं वो देखो। आवेश आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, आवेश का एसआई मात्रक, विमीय सूत्र देखा था क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं रटना सिखाऊंगा ही नहीं, यहीं से बनाना सिखा दूंगा। सबसे पहले आपको देखना है आवेश का एसआई मात्रक। एसआई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ऐसे हम बोलते हैं। फिर आवेश का सबसे पहले तो सूत्र निकालना, आवेश कैसा प्रवाहित होता होगा, प्रवाहित बोलेंगे क्या? तो हम बोलेंगे यहां से हमारे पास सबसे पहले विद्युत धारा ले लेते। क्या ले लेते? विद्युत धारा। जैसे मेरे पास ये एक वायर है, बोल सकते क्या, एक तार है ये, इस तार के अंदर कुछ अभी तो लाइट करंट नहीं छोड़े, ऐसे ही रहने दे। जैसे इसके अंदर हम लोग करंट को छोड़ दे, मतलब स्विच को ऑन करते करेंगे, तो यहां से क्या प्रवाहित होंगे? इलेक्ट्रॉन का प्रवाहन होगा। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। उसी को क्या बोलेंगे अपन? आवेश। तो सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, विद्युत धारा। क्या होगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा कहां प्रवाहित हो रही है? तो यहां लिख देंगे आवेश बटे क्या लिख देंगे? समय। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? तो विद्युत धारा को आई से दर्शा देंगे, ठीक है, और बराबर आवेश को अपन क्यू से, समय को किससे दर्शा लेंगे? टी। अब हमको चाहिए क्या? आवेश चाहिए। तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना होगा? एक। इस टी का गुणा आई के साथ कर दें और क्यू हमारे पास आएगा, सीधे हाथ पे आ जाएगा, क्यू बराबर आई गुणित क्या बन जाएगा? टी। अब यहां से मैं मात्रा, विमीय सूत्र सब बना दूंगा, ठीक है? हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहां से पहला स्टार, आवेश का एसआई मात्रक। आप समझते हो क्या एसआई मात्रक का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि इस पूरी दुनिया में किससे नापते? जैसे मानते हैं ना, अपन बोलते हैं कि 1 kg, 1 किलो। 1 किलो हम लोग नागपुर में बोलेंगे तो भी 1 किलो, अलीराजपुर में जाके बोलेंगे तो भी 1 किलो, और किसी बुक में पढ़ेंगे, जैसे साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, अमेरिका में जाके बोलेंगे तो भी क्या बोलेंगे? 1 kg, ठीक है? ये इंग्लिश नाम हो गया। तो वैसे ही ये आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या बनेगा वो देखेंगे। सबसे पहले करंट, करंट धारा। हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था कि एसआई मात्रक कितने प्रकार के? 7। सबसे एसआई मात्रक के मूल मात्रक, सॉरी, एसआई मात्रक के मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा को किसमें नापते हैं? विद्युत धारा को एम्पियर में नापते। किस में नापेंगे? एम्पियर में। तो आप लिख दोगे यहाँ पे सर एम्पियर तो लिख दिया, ये लो एम्पियर लिख दिया। गुणित में यहाँ कौन आया? टी। टी का मतलब क्या होता है? समय। समय की सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो आप बोलोगे सेकेंड। सेकेंड के बाद क्या आता है? मिनट। मिनट के बाद क्या आता है? हावर्स। हावर्स के बाद क्या आएगा? आप बोलोगे दिन, एक दिन आ जाएगा, ठीक है? तो एम्पियर सबसे छोटा समय का एसआई मात्रक क्या होगा? सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। फिर उसके बाद सेकेंड को हमने तो सर पेपर में सेकेंड आया ही नहीं, तो आप बोलोगे सर ये आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर गुणित सेकेंड तो आपने पढ़ाया, पेपर में तो ये आया ही नहीं। तो आप बोलोगे एम्पियर गुणित सेकेंड को क्या बोलोगे? कूलाम। क्या बोलोगे? कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर गुणित सेकंड को ही क्या बोलोगे? कूलाम, ठीक है? इसको सिंबल में अगर आपको कभी लिखोगे तो ऐसे लिख लोगे, कूलाम गुणित सेकंड, लिखा क्या? और इतने को अपन क्या बोलेंगे? सॉरी, एम्पियर गुणित सेकंड को क्या बोलेंगे अपन? कूलाम। सी से दर्शाएंगे इसको। किससे दर्शाएंगे? सी से। अब यहां से ये ऐसा क्यों लिखा सर? आप सीधे क्यों नहीं लिख दिए कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है? तो कूलाम हम रट लेंगे, लेकिन उसके बाद आवेश का विमीय सूत्र बनाने के लिए बोलेगा तो हम रटते फिरेंगे,
ठीक है, इसलिए कूलाम को हमने कैसा बनाया, एम्पियर गुणित सेकंड को ही कूलाम कहते हैं। अब यहां से इसका क्या बनाएंगे, विमीय सूत्र बनाएंगे। क्या बना लेंगे, आवेश का विमीय सूत्र। ठीक है, आवेश का विमीय सूत्र हम बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे सिखा दूं, ये ऐसा खींचा, ये लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं, जैसे ये डब्बे जैसा दिख रहा है, इस डब्बे का नाम है, तो आप बोलोगे गुरु कोष्टक। कौन सा कोष्टक, गुरु कोष्टक। ये डब्बा बना ना, इस डब्बे का नाम क्या है, गुरु कोष्टक। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख दिया एम, फिर लिख दिया एल, फिर लिख दूं मैं टी। सर आपने एम एल टी तो 11वीं तक पढ़ा है, अब 12वीं में ए भी आएगा। ए का मतलब क्या आएगा, एम्पियर। क्या आएगा, एम्पियर। अब मैं यहां से आपको बता दूं इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको यहां से शॉर्ट में बता दूं, एम का मतलब क्या होता था, आप बोलोगे सर मास। ठीक है, मास को हिंदी में क्या कहते थे, आप बोलोगे सर द्रव्यमान। क्या होता, द्रव्यमान। फिर ये एल का मतलब क्या होता था सर, इसको एल का मतलब होता लेंथ। लेंथ को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो बोलोगे सर लंबाई। टी का मतलब क्या होता है, टाइम। टाइम को हिंदी में क्या बोलेंगे, समय। एम्पियर तो एक साइंटिस्ट का नाम है, किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, तो एम्पियर ही लिखे रहेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा है मात्रक आपने रट लिया कूलाम, तो आपसे कूलाम कैसा है वो पता होना चाहिए। एम्पियर गुणित सेकंड को ही हम लोग कूलाम कहते हैं। तो आप बोलोगे एम्पियर, तो एम्पियर तो किसके एक बार है, एम्पियर कितनी बार आया, एक बार। तो एम्पियर के ऊपर एक घात लगा देंगे, ये घात नहीं लगाओगे तो एक कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद समय, समय के लिए कितना है, सेकंड। तो समय तो हमारे पास सेकंड आया, इसलिए यहाँ पे कितनी घात लगा देंगे, एक। लंबाई के लिए आया क्या, लंबाई नापने के लिए नहीं आया, तो आप लोग यहाँ पे क्या लगा दोगे, 0। ठीक है, क्या मास तोलने के लिए आया क्या, नहीं आया, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, 0। फिर उसके बाद सर आप पेपर आपने ऐसा पढ़ा है, पेपर में ऐसा नहीं आता, तो अगर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते बेटो, टी और ए लिख सकते हैं इसको। मतलब टी की घात दिखती नहीं है, इसका मतलब एक है। एम्पियर की घात दिखती नहीं, मतलब एक है। तो सर ये एम जीरो एल जीरो कहाँ गया, किसी भी संख्या की घात 0 होती वो कितना बन जाएगा, एक। 2 की घात 0 होगा तो वो भी कितना होगा, एक। 5 की घात 0 होगा तो वो भी कितना होगा, एक। अगर यहाँ 5 में कुछ दिखता नहीं है, इसकी घात 1 है, लेकिन दिखता है तो 0 है, और पूरे पद को 1 बना देता है ये। एम जीरो की घात भी कितना हुआ, 1। एल जीरो की घात भी कितना हुआ, 0, मतलब 1। तो 1 का गुणा सब में किया तो यही आएगा क्या, हाँ। बोलो आ गया क्या समझ में, ठीक है। समझ में अच्छे से आ गया तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी भेज दो। ठीक है, और आप चैनल ये आपको ऐसे लाइक भी कर देना है वीडियो को, किसको, वीडियो को लाइक भी करना है, और कमेंट में आपको बताना है कि समझ में आया क्या, और समझ में आया, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें किस किस चीज की सुधार की जरूरत है। ठीक है, वैसे तो क्या है, मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं, इसलिए दिक्कतें तो बहुत सारी आएगी, लेकिन फिर भी आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी हम लोग परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना भी है, अच्छा लगा, ठीक है, जैसा भी हो आपको कि सुधार योग्य है तो वो बताना है वो भी। ठीक है, यहां तक आप लोग इसको क्या करोगे, लिख लो फटाफट। चलो, यहां तक लिखने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट से लिख लेते हैं। क्या लिख ले, कुछ पॉइंट बना के लिख लेते हैं। जैसे पहला स्टार, ठीक है, पहला स्टार क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसका, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता था आपको बताना, याद रखना पड़ेगा, 9.1 गुणित 10 की घात ऋण का 31 किलोग्राम केजी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होगा क्या। और आपको पता हमेशा द्रव्यमान किसमें तोलते, किलोग्राम में तोलेंगे, किसमें तोलेंगे, किलोग्राम में। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर आपके पास आता, एक
इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को भी मूल आवेश कहते हैं, तो यहां लिख लेंगे ई। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या फिर मूल आवेश कितना होता है, आप बोलोगे 1.6 इंटू 10⁻³ कूलाम, ठीक है, 19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ई बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। आपको पता आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, कूलाम, तो आपने ये कूलाम लिख दिया, ठीक है। फिर आप बोलोगे द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है, केजी, तो ये किलोग्राम अपन लिख लिया। फिर उसके बाद यहां से एक चीज और आती है अलग से, एक शॉर्ट में लिख दू, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम, सी का मतलब क्या होता है, कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती, तो आप बोलोगे 6.25 गुणित 10⁻18। यहाँ पे कुछ किलो ग्राम या फिर कूलाम लिख दो, क्या नहीं, संख्या किस में आएगी, रेडियन में आती, किस में आएगी, रेडियन में। 6.25 गुणित 10⁻18 आता। अगर आप चाहोगे कि इसको कैसे आया ये 6.25 गुणित 10⁻18, मैं इसको कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ, लेकिन बात रही कि बाकी जो अपन कैलकुलेशन करेंगे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, केवल इसी डाटा की जरूरत रहती, तो हम लोग इसे सीधे लिख लेते। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 6.25 गुणित 10⁻18 रहेगी, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। फिर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 9.1 गुणित 10⁻31 केजी। ध्यान रखना यहाँ केजी है और यहाँ कूलाम है और इसमें कोई भी नहीं है, और संख्या हमेशा रेडियन में आती है, किसमें आएगी, रेडियन में। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। यहां तक समझ में आया हो तो आगे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चलते अपन। एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक होता है फेरट। क्या होगा, फेरट। आपको बताना है कि एक फेरट कितने, एक फेरट बराबर कितना होता, 96,500 कूलाम। सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब क्या होगा, कूलाम। सबसे बड़ा मात्रक एक फेरेट होता है, और एक फेरेट बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता, तब जाके क्या कहलाएगा, एक फेरेट। इसलिए सबसे बड़ा मात्रक क्या कहलाता, एक फेरेट, फेरेट कहलाता, ठीक है। अब हम लोग क्या छोटे छोटे अलग अलग मात्रक आते हैं, जिसकी हमको क्या करना पड़ेगा, सवाल करेंगे। क्या करेंगे, सवाल करते हैं तो उसमें जरूरत पड़ती है हमको कि ये बदले कैसे। तो बदलने के लिए मैं छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे इन मात्रक के स्टार पे ऐसे पॉइंट, की पॉइंट से लिख दू। क्या लिख दू, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर एक पॉइंट ले लू मिली कूलाम या तो फिर माइक्रो कूलाम ले लेता, क्योंकि हम लोग बारे में माइक्रो कूलाम आएगा। तो माइक्रो कूलाम सिंबल क्या होगा, माइक्रो, ये लिख दिया ऐसा, माइक्रो कूलाम है। तो हम इसको कूलाम में कैसे बदलेंगे, तो आप बदल दोगे एक कूलाम में 10⁻, ये माइक्रो में आएगा सी, ये बन जाएगा। जब भी आपके पास ऐसा सवाल है 2 माइक्रो कूलाम है, आप कैसे बदल दोगे, 2 गुणित 10⁻⁻6 कूलाम लिख दोगे, ठीक है। तो एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होंगे, 10⁻6 कूलाम। कितना कूलाम होगा, 10⁻6 कूलाम होगा, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरा देखते हम लोग मिली, मिली कूलाम, मिली कूलाम एक एम सी, तो ये बन सकता है कितना होगा, 10⁻3 कूलाम, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ऐसे ही चलते रहेंगे तो यहां से फिर अगला आएगा
पिको कूलाम क्या आ सकता है? पिको कूलाम, तो एक पिको कूलाम, एक पीसी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? 10 की घात ऋण का 12 कूलाम लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? ऋण का 12 कूलाम। फिर इधर लिख देंगे हम लोग आगे नैनो कूलाम। क्या लिख सकते हैं? नैनो कूलाम, मतलब 1 Nc नैनो कूलाम कितना होगा? तो 10 की घात माइनस का 9 कूलाम। 9 से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? 9 से। ये बन जाएगा यहां तक, ठीक है। अब ये इतना आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो फिर बहुत आसानी से हम लोग सवाल को भी निकालना सीख जाएंगे। जैसे हम लोग 11वीं में नहीं पढ़ा था क्या? 11वीं में पढ़ा था हमने कि एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते? तो 10 की घात माइनस का 9 मीटर होता। कितना होता? 9 मीटर होता। ये इधर मीटर में है, ये इधर माइनस में, इधर जाता प्लस में। और 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते? सारी चीजें हम लोग बेसिक से पढ़ी थी, अब 12वीं में आ गए, ठीक है। जिसे यूट्यूब पे तो कोई नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन उसकी भी क्लास अभी जल्दी चालू हो जाएगी। यहां तक लिखो इसको। चलो, अब हम क्या करेंगे? हमने वहां तक आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है, सारी चीजें देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से निकालेंगे आवेश का क्वांटीकरण समीकरण, या फिर आवेश का सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत किसे कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण समीकरण लिखिए। यहां से भी 2 नंबर का प्रश्न बनता। देखो, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश, ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कितना होता? पूर्ण गुणज होता है, एवं इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इसकी समीकरण क्या बनेगी वो देखो। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्यू लिखा, क्यू बराबर धन ऋण का हो सकता है एन इंटू ई। ये समीकरण किसकी है? आवेश के क्वांटीकरण के समीकरण। क्या कहता? कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है, एवं इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। तो हमारे पास ये Q है, Q को क्या बोलेंगे? आवेश। क्या बोलेंगे? आवेश। N है, N कौन है? तो N बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर E कौन है? तो आप बोलेंगे E बराबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश। कौन है? तो हमारे पास, हमको याद क्या रखना है? आवेश के क्वांटीकरण समीकरण, ये Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई। Q कौन है? आवेश। N कौन है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E कौन है? इलेक्ट्रॉनों का मूल आवेश। यहां से मूल आवेश के बाद एक चीज और भयंकर वाली आती है। इसके ऊपर तो हमने क्या करें, हमको क्या करना है? सवाल करेंगे। क्या लगाएंगे? सवाल। सवाल के बाद एक प्रश्न यहां से निकल के आता, मूल आवेश किसे कहते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का मूल आवेश है। तो ये मूल आवेश किसे कहते हैं और मूल आवेश का मान कितना होता, ये प्रश्न बनता। तो यहां पे इधर लिख लेते हैं मूल आवेश। ठीक है, यहां से हमारे पास ये सवाल एक और यहां से निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश। हमने बोला है कि क्वांटीकरण समीकरण Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई। तो Q कौन है? आवेश। N कौन है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ए क्या है? इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश।
फिर यहां से फिर प्रश्न कभी 2 नंबर में 12वीं में लिखने के लिए आता है, एमपी बोर्ड में सबसे ज्यादा आता। तो मूल आवेश, क्या आवेश? मूल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं, और हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? आप बोलोगे ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। अब यहां से हम लिख लेंगे मूल आवेश का मान कितना? मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश कितना होता है? हमने अभी इसको याद रखना पड़ेगा, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19 कूलम। एक नंबर में भी यहां से आता, अगर 2 नंबर में आता ये बन जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया क्या? कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आना चाहिए, आपको यहां से इसे धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक, अब हमने जो फॉर्मूला निकाला, इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल करते। क्या करते हैं? सवाल, न्यूमेरिकल। ठीक है, ये यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सवाल लगाता हूं यहां से। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं? सवाल, हमारे पास सवाल आया है एक चालक पर, कितने? एक चालक पर 14.4 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम धनावेश। अभी यहाँ पे आवेश कैसा दिया हुआ? धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हुई? उसने धनावेशी बोला है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी ही होगी। क्या हुए? हमने बोला कि धनावेश और ऋणावेश क्या बोलते हैं? जब यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो उस आवेश को क्या बोलते हैं? धनावेश। और जिसमें वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं? ऋणावेश। यहाँ पे धनावेश बोल दिया तो आंसर तो हमारा कमी वाला ही आएगा। क्या किसका आएगा? कमी वाला। देखो क्या दिया है वो सवाल में, सबसे पे महत्वपूर्ण तो है दिया क्या है, निकालना क्या है, ये समझ में आ जाना चाहिए। हम अपने हाथ में आंसर, एक चालक पर 14.4 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम धनावेश है, मतलब पीछे यहाँ यूनिट दिए, आवेश दे रखा। क्या दे रखा? आवेश। क्या दिया हुआ? आवेश। Q बराबर हमें दे रखा 14.4 गुणित 10 की घात माइनस का 19 कूलम दे दिया। कितने कूलम दे दिया? 19 कूलम। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई? हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर निकालना, कितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हुई। फिर हमको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश। आपको आवेश याद होना चाहिए। ई बराबर कितना होता है? 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19 कूलम। होता है क्या है? 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम, इतना होगा। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास आवेश का क्वांटीकरण समीकरण Q बराबर प्लस माइनस NE, ये फॉर्मूला था क्या? सवाल में भगवान पहले ही कह दिया धनावेश है। कैसा आवेश है? धनावेश, तो ऋण को हटा देंगे। ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे n चाहिए, ये e इधर गुणा में, इधर किस में जाएगा? भाग में। मैं सीधे हाथ पे लिख दू n बराबर Q बटे में E। इस वाले फॉर्मूले, इस बॉक्स में मान रख दोगे, अभी आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। क्या मान? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे n बराबर Q का मान हमारे पास कितना है? तो आप बोलोगे सर ये 14.4 गुणित 10 की घात माइनस का 19 कूलम बटे में ई का मान तो दिया ही नहीं था, आप कहां से ले आए? हमको याद रखना पड़ेगा 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19 कूलम, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19 कूलम। कौन कट रहा है यहाँ से बेटू? जो कटता है उसको काट देंगे। माइनस 19 से माइनस 19 यहाँ पे दिख रहा है, कूलम से कूलम पूरा कट गया। n बराबर 14.4 बटे में 1.6 बचेगा क्या है? ये दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1। दशमलव के बाद कितनी संख्या? 1। तो यहां से दशमलव के बाद इस दशमलव से ये वाला दशमलव क्या हो गया? कट गया। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां से दशमलव हटाए, ऊपर 0 लगेगी। n बराबर 144 बटे में कितना बचेगा? 16। आपको जिससे काटना उसको काट सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको
4 से काट दो, 4 चौकू 16, 4 एक हम 4, 4 दूने 8, 4 3 12, 4 3 12, कितना बचा 2, 4 6 24, n बराबर 4 एक हम 4, 4 नम की 36। ठीक है, तो ये 9, कितना n बराबर कितना आया 9, कितना आया 9। अगर ऐसे भाग देते नहीं आता तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, भाग देने में कोई दिक्कत नहीं। 6 लिखा इधर, यहाँ लिखा कितने 4, या फिर इसको 2 से छोटी संख्या से भाग दे सकते, आपकी जैसी मर्जी। या तो फिर आप 144 में कितने का भाग दे दोगे 16 का, जो इधर आएगा आंसर वही क्या होगा आंसर। ठीक है, ये कौन है भाजक, ये कौन है भाज्य, यहाँ आंसर आएगा कौन भागफल, और जो भी बचता वो शेषफल। तो यहां से n आया, n बराबर कितने इलेक्ट्रॉन आए 9। तो आप क्या बोलोगे चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हुई, आप बोलोगे चालक पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। कितनी हुई 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। क्या आपको यहां तक समझ में आया? ठीक, क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना और अपने दोस्तों को भी भेज देना। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।